गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारा होगा वो फास्ट ट्रैक कोड के बारे में होगा। फास्ट ट्रैक कोड जो है कब स्टेबलाइज किए गए, किस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर फास्ट ट्रैक कोड आए और कैसे इन्होंने जो कोर्ट्स की पेंडिंग थी उनको कम किया और बीच में कैसे इनकी फंडिंग रोक दी गई। फिर निर्भया केस आने के बाद, निर्भया कांड जो हुआ उसके बाद इसमें फंडिंग फिर से बढ़ाई गई और अच्छा परफॉर्मेंस दिया। दूसरा आर्टिकल हम करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल के हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। क्यों नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, क्यों हॉर्नबिल की इतनी इम्पोर्टेंस नागालैंड में बढ़ गई है, ये सब देखेंगे। पहले फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। देखो, फ्रंट पेज पर पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्लड से रिलेटेड आया। हमने कई बार साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून डिस्कस किया है। अगर आप हमारी लगातार वीडियो सुन रहे हैं तो मैंने नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून कई बार डिस्कस किया। देखो, मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के विड्रॉ करने के बाद आता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये हमारा प्यारा इंडिया है। अब ये इंडिया में क्या होता है, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर पे क्या होता है, एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कैसे वर्क करता है, जब अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उस केस में क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जून के टाइम पर ये यहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब भारत के ऊपर से भी ऊपर पहुँच जाता है ऐसे। तो क्या होता है, ये जो तिब्बतन प्लेटू होता है, ये तिब्बतन प्लेटू बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। जब ये तिब्बतन प्लेटू बहुत हीट करने लगता है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ इक्वेटर के नीचे यहाँ पर ठंड पड़ती है। अब ये ठंड पड़ती है तो इसका मतलब यहाँ हाई प्रेशर एरिया होगा, ठीक है। ये हाई प्रेशर एरिया से हवाएं ऐसे चलती हैं और ड्यू टू हवाओं के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण और अदर जेट स्ट्रीम के कारण ये हवाएं ऐसे रोटेट कर जाती हैं इंडिया की तरफ को और ये तिब्बतन प्लेटू की तरफ भागना चाहती है। तो यहाँ से सी से पानी लेते हुए ये हमारे इंडिया में रेन कराती हैं। इसी को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। फिर क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून सितंबर में विड्रॉ कर जाता है, विड्रॉ क्यों कर जाता है, यही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये इक्वेटर के नीचे मूव कर जाता है और जनवरी में ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाता है। अगर आप जनवरी में देखेंगे इस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आने से क्या होगा, साउथर्न रीजन में हमारे गर्म हवाएं चलने लगेंगी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी फील होने लगेगी और यहाँ पर कहीं हाई प्रेशर एरिया बनने लगेगा मेडिटेरियन रीजन में, ये मेडिटेरियन रीजन। अब हवाएं क्या होगी, मेडिटेरियन रीजन से होते हुए यहाँ पर इंडिया की तरफ को आएंगी। कुछ ऐसे हवाएं आएंगी, कुछ ऐसे बे ऑफ बंगाल से आएंगी। तो ये जो बे ऑफ बंगाल से सितंबर से दिसंबर में जो हवाएं आती है पानी लेती हुई, तो इसी को हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, जो दिसंबर तक चलता है। अब इस नॉर्थ ईस्ट मानसून में केवल हवाएं ही नहीं यूज होती हैं। देखो, कोरियोलिस फोर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और जेट स्ट्रीम की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जेट स्ट्रीम अक्सर आपको 2 से 3 किलोमीटर ऊपर मिलेंगी, मगर कोरियोलिस फोर्स के कारण इनकी जो रोटेशन होती है वो बदलती रहती है। तो आप अगर देखेंगे तो ये मेडिटेरियन से हवाएं चलते हुए तिब्बतन प्लेटू से होते हुए अक्टूबर हीट की वजह से, देखो एक रीजन और इन्वॉल्व हो गया, अक्टूबर हीट की वजह से क्या होता है, ये रीजन जो है बहुत गर्म हो जाता है। अक्टूबर हीट में क्या होता है, जब बे ऑफ बंगाल और हमारा इंडियन ओशियन जो है बहुत गर्म फील करने लगता है। क्यों गर्म फील करने लगता है, उसका रीज़न है जो जब साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ कर जाता, मतलब विड्रॉ करने वाला होता है, तो उस टाइम पे वेदर कंडीशन एकदम क्लियर होती है, आसमान एकदम क्लियर होता है। आसमान क्लियर होने की वजह से क्या होता है, डाययूर्नल टेम्परेचर, मतलब डे एंड नाइट, मतलब नाइट बहुत ठंडी होगी और डे बहुत गर्म होगा, तो ये हीट होने लगता है। जब ये हीट होने लगता है तो ये हवाओं को अट्रैक्ट करने लगता है मेडिटेरियन रीजन से और अदर रीजन से, ब्लैक सी से। अब ये जब हवाएं आती हैं तो यही कोरियोलिस फोर्स के कारण साइक्लोन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और इक्वेटर के साउथ में साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमता है। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। अब यही रीज़न होता है कि ये हमारे तमिलनाडु और ये हमारे आंध्र प्रदेश और ये हमारे कर्नाटका में बहुत रेन
प्रोड्यूस करता है। तो यही रीजन है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने अगर पढ़ ली तो कोई फ़ायदा नहीं है, और इस न्यूज़ में फ्रंट पेज पर जिक्र भी नहीं हुआ है कि ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है। न्यूज़ पेपर वाले केवल अपना न्यूज़ कवर करते हैं, मगर आपको जानना चाहिए ये रेन क्यों हो रही है। तो आप अगर देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रेन हमें देखने को मिल रही है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस वीडियो का लिंक पूरा आपको दे दूंगा, मगर जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बता दी हैं, कोई भी उसमें कमी नहीं छोड़ी है। नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे वर्क करता है, साउथ वेस्ट मानसून क्यों विड्रॉ कर जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस क्या होता है, कैसे वो मूव करता है जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये सिर्फ क्या होता है सोलर सिस्टम की वजह से होता है कि हमारा अर्थ जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है सन की तरफ। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ उसमें क्या है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियरली कर दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है वो साउथवर्ड मूव कर जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, साउथवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, क्योंकि कैसे हवाएं अट्रैक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें बता दो। अब दूसरा आर्टिकल जो रिलेटेड है वो हमारे 78 एमपी के सस्पेंशन हैं। भाई ये अपोजिशन का कहना है ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या हुआ है, अभी जो पार्लियामेंट्री ब्रीच हुआ उस पार्लियामेंट्री ब्रीच में अपोजिशन के मेंबर ने कहा कि अमित शाह जी को यहाँ पर आके क्या कहना चाहिए, बयान देना चाहिए, और इसके लिए अमित शाह जी को जिम्मेदारी लेना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। मगर इसके बाद अपोजिशन ने वहाँ हो हल्ला किया, उसके कारण स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा उनको क्या किया गया, 78 मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया। देखो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन एक्चुअली क्या होता है कि एमपी को पर्टिकुलर डे के लिए और पर्टिकुलर सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। आप अगर रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा अगर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, जैसे क्या होता है कोई भी एमपी बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है तो एमपी के शोर करने से या फिर पैम्पलेट दिखाने से क्या होगा, अदर प्रोसीडिंग जो है अदर पर्सन जो बोल रहा है उसके वायोलेशन होगा। तो इस केस में क्या होता है, स्पीकर क्या करता है, विड्रॉ कर देता है। देखो पहले विड्रॉ हो रहा है, आप हर चीज़ ध्यान से सुनना, तो विड्रॉ कर देता है। विड्रॉ में क्या होता है, एमपी को कहता है आज के लिए आप चले जाओ, मतलब उसका विड्रॉ करने का मतलब होता है आज कुछ घंटों के लिए आप नहीं आओगे, कल से आओगे, आपको सस्पेंड मतलब पर्टिकुलर डे के लिए विड्रॉ किया जाता है। फिर अगले दिन एमपी आता है। अब एमपी का केस में उस अगले दिन क्या किया जाता है, अगर वो फिर से ऐसे ही हो हल्ला करते हैं तो नेम लिया जाता है, स्पीकर के द्वारा नेम लिया जाता है, पर्टिकुलर राघव चड्ढा जी आप शांत बैठिए, राघव चड्ढा जी आप शांत बैठिए। नेम लेने के बाद क्या होता है, इसमें स्पीकर के पास अथॉरिटी है कि वो सेशन के लिए, पूरे सेशन के लिए, अगर मानसून सेशन चल रहा है तो पूरे मानसून सेशन के लिए, और विंटर सेशन चल रहा है जिसे बजट सेशन भी कहते हैं, नहीं विंटर सेशन के बाद बजट सेशन आता है, तो बजट सेशन, विंटर सेशन चल रहा है तो विंटर सेशन के लिए आपको पूरे सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसमें स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर है। आप देख रहे हैं कि कैसे स्पीकर ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। एक्सट्रीम वायोलेशन कर दिया तब भी आपको सस्पेंड कर देगा स्पीकर। मगर क्या होता है राज्यसभा के केस में, आप सुन लीजिए ये बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। मगर राज्यसभा के केस में क्या होता है, अगर आप हो हल्ला कर रहे हैं तो विड्रॉ कर दिया जाएगा, जैसे स्पीकर ने विड्रॉ कर दिया पर्टिकुलर डे के लिए। फिर अगले दिन अगर आप बहुत ज़्यादा हो हल्ला कर रहे हैं, आपने पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं सुन रहे हैं, आप चेयर तक पहुँच जा रहे हैं, पैम्पलेट दिखा रहे हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके खिलाफ मोशन लाया जाएगा। चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको विड्रॉ कर दे। वो क्या, उस केस में क्या होता है, आपके पास मोशन लाया जाता है, उस मोशन को पास कराया जाएगा, तभी आपको चेयरमैन जो है आपको हटा सकता है। तो इस तरह से राज्यसभा में और लोकसभा में सस्पेंशन में डिफरेंस और कुछ नहीं है। अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मिलेगा। आर्टिकल 122 में क्या दिया गया है कि जुडिशरी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर किसी का सस्पेंशन हो गया है तो जुडिशरी को मतलब नहीं है, बस जुडिशरी ये देखेगी ये सस्पेंशन जो हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कोई इसमें कोई आर्टिकल का मिसयूज तो नहीं हुआ है, कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका तो नहीं गया, बाधा तो नहीं दी गई है। तो इस तरह से सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ्रंट पेज की। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज पर और आया है जो है कैग से रिलेटेड।
देखो हम जानते हैं कैग की नियुक्ति हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैग की ही रिपोर्ट थी जो कांग्रेस गवर्नमेंट को ले डूबी थी। कोलगेट घोटाला, कोलजियम घोटाला, इन सब में क्या हुआ था, कैग की रिपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। अब क्या है, कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट कैसे कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है वो चार्ज की जाती है। चार्ज करने का क्या मतलब है, चार्ज करने का मतलब ये होता है कि उस पर वोटिंग नहीं होती है बजट में। जैसे बहुत सारी मिनिस्ट्री का जो बजट आता है कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, मगर क्या होता है कि कैग के केस में जो अगर पैसा उसको दिया जा रहा है, जो सैलरी दी जा रही है, उसकी जो सैलरी है उसको वोटिंग नहीं होगी, मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, वो देना ही देना है, उस पर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको अगर एक बार अपॉइंट कर दिया गया तो आपको दोबारा से हटाया नहीं जा सकता। ऐसे प्रॉपर हटाने की एक प्रोसीजर है। आपको रिमूव करने के लिए अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का केस है तो सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज रिमूव होते हैं, वैसे ही इसका ग्राउंड है। देख रहे हो कितना टफ ग्राउंड है, मतलब रिमूवल का मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में। देखो एक होता है एडजेंट एंड इंसॉल्वेंट। अगर आप दिवालिया घोषित हो गए, अगर आपकी एक रिपोर्ट आई कि आपने कहीं घोटाला किया है, आपने सरकारी कंपनियों से पैसा लिया है, आपका शेयर सरकारी कंपनियों में ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, एक रिपोर्ट बिठाता है, एक कमेटी बनाता है। अगर कमेटी प्रूव करती है कि इनके द्वारा घूस ली गई है, इन्होंने सरकार के वेलफेयर में काम ना करते हुए अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए काम किया, तो इस केस में क्या होता है कि कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कैग को रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट में। मगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर क्या आता है, मिसबिहेवियर में भी ये भी केस आ जाता है, मिसबिहेवियर में कि आपने क्यों पैसा लिया, ये एक मिसबिहेवियर है, आपको क्या पता नहीं था, आपने क्यों करप्शन किया। इनकैपेसिटी, आपको काम कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको अपॉइंट किया गया काम करने के लिए मगर आप काम कर ही नहीं पा रहे। तो इस केस में सेम ग्राउंड है एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज को जैसे रिमूव किया जाता है उसी तरह से कैग को भी रिमूव किया जाता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लो, कैग को अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 148 के अनुसार। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है। पब्लिक पर्स का क्या मतलब है, देखो जो टैक्स का पैसा होता है, जो नेट प्रोसीड होता है, उसका जो है एप्रोप्रिएशन जो बिल आते हैं उनका क्या होता है, ऑडिट किया जाता है कैग के द्वारा। कैग जो है ऑडिट करता है टाइम टू टाइम देखता है कि किसी कंपनी में जो पैसा है, जैसे मान लो एयर इंडिया सरकारी थी तो ऑडिट करके कहेगा एयर इंडिया जो है सॉरी एयर इंडिया एक सरकारी संस्था है और इसमें क्या है, अभी तक जो एयर इंडिया ने वर्क किया है इसमें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है और वो घाटा दिखाएगा, लगातार घाटा दिखाएगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और गवर्नमेंट क्या कर देगी, या तो उसको बेच देगी या उसमें कॉर्पोरेट रिफॉर्म लाएगी या प्राइवेटाइजेशन कर देगी, जैसे एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया गया। तो इस तरह से कैग वर्क करता है। तो कैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ड्यूटीज़, पावर और कंडीशन जो है वो एक्ट बना था 1971 में, वहाँ पर है। अगर आपसे पूछ लेता है कि कैग की ड्यूटी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, वहीं गलत हो जाएगा। देखो कितने छोटा पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है नहीं, कैग की जो ड्यूटीज़, पावर और कैपेसिटी है, जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं, वो एक्ट जो है 1971 में कैग एक्ट करके आया, उसमें दी गई हैं। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कैग रिपोर्ट अपनी सबमिट किसे करता है। देखो कैग जो है अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट इस बंद लिफाफे को पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही कैग अगर स्टेट की रिपोर्ट है तो गवर्नर को सबमिट करता है और गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इस रिपोर्ट को देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि अपॉइंट कैग को कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है और इसका शासन कब तक होता है, मतलब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 6 ईयर एंड 65 ईयर। अगर आपने 6 ईयर कंप्लीट कर लिए तो आपको हटा दिया जाएगा और आप गवर्नमेंट की सर्विसेज में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किए जा सकते, कैग में आपको रिपीटेशन नहीं है। अगर आपकी 65 ईयर एज हो गई तब भी आपको हटा दिया जाएगा। तो ये टर्म्स थे इसके, ये एक्ट था और कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कैग के बारे में, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था उन्होंने कि जो कैग है वो बुलवार का है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बुलवार का मतलब क्या है कि कैग ही है जो बहुत सारे करप्शन को उजागर करती है। कैग भी एक
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मगर गवर्नमेंट के प्रेशर में आने से अपोजिशन मेंबर के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी है कैग का भी मिसयूज़ कर रही हैं। तो ये कुछ फ्रंट पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अगर आपको किसी भी आर्टिकल में कोई दुविधा है तो हम इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, और आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं @WASIH34। आपको मैं डायरेक्टली वहाँ पर बात करूँगा, आपको जो भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आपकी वहाँ सॉल्व की जाएगी। देखो नेक्स्ट आर्टिकल जो रिलेटेड है वो हमारा नागालैंड के बारे में है। नागालैंड के बारे में क्या आर्टिकल है, देखो अभी क्या हुआ, ये तो पुरानी हेडलाइन है यहाँ पर जो दी गई है, दिसंबर 1 से, मतलब 1 से लेकर 10 तारीख तक स्टेटहुड डे मनाया जाता है हर साल नागालैंड में। 2022 में 16th स्टेटहुड डे मनाया गया था, और अब की जो मनाया गया है वो 61st स्टेटहुड डे मनाया गया है। नागालैंड जो है, जब नागालैंड स्टेटहुड डे मतलब स्टार्ट होता है तो बिगिनिंग होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल का। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बर्ड है हॉर्नबिल, उसके आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, अब नागालैंड का हम बॉर्डर देख लेते हैं। नागालैंड का बॉर्डर साउथ में मणिपुर से मिलता है, और साउथ ईस्टर्न रीजन में इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार के साथ। ठीक है, अरुणाचल से मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और नॉर्थ वेस्ट में कह लो या वेस्ट में कह लो आसाम से मिलता है। मतलब इंडिया के 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, और इंटरनेशनल बॉर्डर एक कंट्री म्यांमार से मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मली क्या हुआ था, जो नागालैंड है उसमें ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल कल्चर के कारण जो है स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं आर्टिकल 371A में। ये स्पेशल प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, मगर बाद को इनको इंसर्ट किया गया। तो स्पेशल प्रोविज़न में क्या होता है, आपके कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपके डे टू डे एक्टिविटी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, आपकी मैरिज सेरेमनी किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करेंगे, विमेन को क्या राइट देंगे, ठीक है, ये सब बातें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये क्या यहाँ बताया गया है कि रिकॉग्नाइज एज अ सेपरेट स्टेट ऑन 1 दिसंबर 1963। 1963 को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया, और कोहिमा इसकी कैपिटल रखी गई। एक्ट आया स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। क्या हुआ, हिस्टोरिकल अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1947 के बाद जो नागा टेरिटरी थी वो आसाम का पार्ट बन गई। मगर क्या हुआ, जो नागा ट्राइब थे इन्होंने मूवमेंट चलाए, और इन्होंने कहा कि हमें नागा जो है अलग कंट्री चाहिए, और एक्सट्रीमिस्ट डिमांड करने लगे कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए और हमें सिसेशन चाहिए इंडिया से। मगर 1957 में क्या किया, आसाम का नागा हिल और त्वेनसांग डिवीज़न को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक इम्पॉर्टेंट ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। उसके बाद 1962 में एक्ट लाया, और 1963 में एक्ट लाने के बाद इसको स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करने लगी 1964 से। ठीक है, यही ज्योग्राफी क्या है, मैंने अभी आपको बॉर्डर बता दिया, अरुणाचल से मिलता है, मणिपुर से मिलता है, आसाम से मिलता है, और हमारे म्यांमार से मिलता है, और इसकी कैपिटल कोहिमा है। मानसून जो है बहुत स्ट्रांग आता है नागालैंड में, मैक्सिमम बारिश जो है साउथ वेस्ट मानसून में होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो फॉरेस्ट कवर है नागालैंड के टोटल लैंड का, उसमें 1/6 जो है नागालैंड में फॉरेस्ट। 1/6 का क्या मतलब हुआ कि अगर 100 पार्ट लैंड है तो 6 पार्ट जो है उसमें फॉरेस्ट है। 1/6 का मतलब होता है 1/6। ठीक है, 1/6 का मतलब हो गया अप्रॉक्स 16-17%। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जो ऊपर का एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर झूम कल्टीवेशन होता है। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, झूम कल्टीवेशन को इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक लैंड पर क्या करते हैं ये लोग, कोई फसल उगाते हैं। अब इस लैंड पर फसल उगाने के बाद देखते हैं यहाँ पर फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई है, तो ये दूसरी जगह जंगल में मूव कर जाते हैं, और जंगल में मूव करने के कारण जो यहाँ ट्री होते हैं इनको रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद दोबारा से यहाँ पर खेती की जाती है। तो इसके कॉन्स क्या हैं, कौन सबसे बड़ा क्या है, ये फॉरेस्ट कवर को बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करता है। प्रॉस क्या है कि लैंड को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है, दोबारा से इसी रीजन में ये लोग आ जाते हैं। तो इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, इसी को झूम भी कहा जाता है रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं नागालैंड में, ये देख लेते हैं। देखो, इंताकी नेशनल पार्क है, सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोलीवत्जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंतांग नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कम इंपॉर्टेंस होती है, नेशनल
पार्क की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल देख लो, मैंने बताया जब स्टेटहुड डे मनाया जाता है तो उसी टाइम जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल की सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल क्या है, एक बर्ड है और ये मोस्ट रिवर्ड और एडमायर्ड, मतलब यहाँ पर इसकी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। देखो हॉर्नबिल को अगर आप देखोगे तो हॉर्नबिल के एक सिर पर एक वो लगा होता है ऐसे ताज सा, उस ताज को नागा ट्राइब लगाता है। अब यही ताज की वजह से यहाँ पर नागालैंड में हॉर्नबिल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुई। तो गवर्नमेंट ने इसका बेनिफिट पाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2001 से पॉपुलराइज किया नागालैंड के टूरिज्म में हॉर्नबिल फेस्टिवल को। अब आप ये सोचिए 2000 से किया है, आप एंशियंट प्रथा नहीं है, कहीं आप एंशियंट प्रथा सोच लें। अब हॉर्नबिल क्या है, हॉर्नबिल एक बर्ड है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। इंडिया में इसकी 9 स्पेसीज मिलती हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये हाईएस्ट डाइवर्सिटी में है, ठीक है। कल्चरल सिंबल, मतलब मैंने आपको बताई है कि इसका यूज़ किया जाता है हेड गियर में, हेड पे ऊपर लगाने के लिए, एक पर लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थ्रेट क्या है, हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कंजर्वेशन प्रोग्राम असर नहीं कर रहे हैं, इलीगल लॉगिंग मतलब इलीगली ट्रीज़ को काटा जा रहा है, ट्रीज़ के काटने की वजह से बहुत ज़्यादा बर्ड्स के रहने की कोई जगह नहीं मिल रही। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो 2016 में प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट में, मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट से जाके कहीं भी शहर में जाके बस जाए हॉर्नबिल, वो बात अलग है, मगर उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो वेस्टर्न घाट में। हॉर्नबिल जो है वेस्टर्न घाट में, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा मिलती है। मैंने आपको बताया 9 स्पेसीज़ हैं जिसमें से 4 स्पेसीज़ तो वेस्टर्न घाट में ही है, जैसे इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ये सही है। स्मॉलेस्ट रेंज, अब नारकोंडम हॉर्नबिल बहुत फेमस है। नारकोंडम एक आइलैंड है अंडमान सी में और ये नारकोंडम हॉर्नबिल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे हमारे इससे रिलेटेड नागालैंड से। अब हम फास्ट ट्रैक कोड को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप 2024 की अगर टेस्ट सीरीज देते होंगे तो 2024 की टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन फास्ट ट्रैक कोड के बारे में पूछा गया है विजन आईएएस की। विजन आईएएस ने फास्ट ट्रैक कोड के बारे में एक क्वेश्चन पूछा। तो आपको अगर अच्छे से कोई चीज़ पढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखो बैकग्राउंड क्या है, ये क्या हुआ, जो केसेस थे बहुत ज़्यादा, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सबऑर्डिनेट कोर्ट में, और कोर्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है वो बहुत तेज़ी से केसेस को सॉल्व कर पाए। तो 2000 में क्या हुआ, 11th फाइनेंस कमीशन ने एक फास्ट ट्रैक कोड की रिकमेंडेशन दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगा कि क्या 11th फाइनेंस कमीशन ने फास्ट ट्रैक कोड की रिकमेंडेशन दी थी, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल 11th वर्ड याद रख लेना यहाँ पर 2000 में, ठीक है। तो क्या है, सेंटर ने इसको बनाया और सेंटर ने अप्रॉक्स 1734 कोड बनाए और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड की। मगर 2011 में क्या हुआ कि इसकी फंडिंग को स्टॉप कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, मतलब स्टॉप करने वाला पैसा कम कर दिया। गवर्नमेंट क्या करती है, अदर चीज़ों में पैसा लगाने लगती है, नई नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ों पे ध्यान कम देने लगती है। जैसे आप मनरेगा स्कीम देख लो, मनरेगा जो है एमजी नरेगा इतनी अच्छी से वर्क कर रही थी, मगर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या है इस स्कीम को, अपोजिशन का कहना है कि ये कांग्रेस की स्कीम थी इसलिए इसको डिक्लाइन करने के लिए इसकी फंडिंग जो है कम कर दी। तो इस तरह के काम जो है गवर्नमेंट या फिर अपोजिशन मेंबर या फिर किसी के भी द्वारा किए जाते हैं। अब 2012 में निर्भया कांड हो गया, जिसे हम निर्भया केस कहते हैं, और निर्भया गैंग रेप जो दिल्ली में हुआ, इसके बाद निर्भया फंड स्टेबलाइज किया गया और अमेंड किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को, और फास्ट ट्रैक महिला कोड, एक स्पेशल कोड को स्टैट्यूटरी राइट मिला, ठीक है। अब क्या है, फास्ट ट्रैक ने क्या किया, इसने स्विफ्ट डिस्पेंसन ऑफ जस्टिस किया, मतलब बहुत तेज़ी से जस्टिस किया, बहुत सारे केसेस को इन्होंने एक्सपीडियसली डिसॉल्व किया, डिस्पोज किया, और इसके बाद इसने परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 1,74,000 केसेस को रिलेटेड रेप और पॉक्सो एक्ट से हटाए गए। बहुत सारे यूनियन टेरिटरी और मतलब स्टेट में फास्ट ट्रैक कोड बनाए गए। तो यहीं पर यही चीज़ बताई गई है कि फास्ट ट्रैक कोड का कैसे कैसे बेनिफिट हुआ। अब निर्भया फंड क्यों स्टेबलाइज किया गया, 2012 के केस के बाद जो रेप केस हुआ निर्भया दिल्ली में, उसके बाद क्या हुआ, निर्भया फंड स्टेबलाइज हुआ, जिस निर्भया केस 2013 के बाद में, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं उनमें वीमेन से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनको
स्टेबलाइज किया गया और इस फंड से पैसा दिया गया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम सुनी होगी, वन स्टॉप सेंटर। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो वन स्टॉप सेंटर पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं ड्यू टू विमेन के एम्पावरमेंट के लिए। तो आप अगर इस स्कीम को ध्यान से पढ़ना तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से निर्भया फंड से इसमें पैसा दिया जा रहा है और किस तरह से इसने गांव की कंडीशन को इम्प्रूव किया है। तो ये आज के हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।